एक युवा महिला रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर से गायब हो गई। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे वह स्वेच्छा से चली गई हो, लेकिन जांच के दौरान बेहद परेशान करने वाले विवरण सामने आए। लंबे समय तक उसका ठिकाना एक पहेली बना रहा, जब तक कि जांचकर्ताओं ने अंततः सच्चाई का पता नहीं लगाया। हालांकि यह एक और भी अंधेरी कहानी की शुरुआत साबित हुई। हीदर चर्च का जन्म 7 जुलाई 1978 को अमेरिकी राज्य कोलोराडो के एक छोटे से शहर ब्लैक फॉरेस्ट में हुआ था। बाद में उसके माता पिता को 3 लड़के हुए और हीदर ने बचपन से ही उनकी देखभाल में मदद की। वह ऊर्जावान और खुशमिजाज थी, उसके कई दोस्त थे और वह उनके साथ समय बिताना पसंद करती थी। हीदर वायलिन बजाना भी पसंद करती थी और एक उत्कृष्ट छात्रा थी। जब हीदर बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता ने अलग होने का फैसला किया। वह और उसके भाई मां के साथ रहे, जबकि पिता कोलोराडो स्प्रिंग्स चले गए। हीदर अपने माता पिता के अलग होने से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने अपने पिता के साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश की। इस घटना के बाद उसे अपने छोटे भाइयों की देखभाल के लिए और अधिक समय देना पड़ा। 17 सितंबर 1991 को हीदर अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए घर पर रही। उसकी मां अन्य 2 बच्चों को स्काउट मीटिंग में ले गई थी और शाम को वापस आने की योजना बना रही थी। अपने बेटों का इंतजार करते हुए उसने स्थिति की जांच करने के लिए घर पर फोन करने का फैसला किया। हीदर ने उसे बताया कि वह और उसका भाई टीवी देख रहे हैं। हालांकि छोटे के लिए सोने का समय हो चुका था, मां ने उन्हें कार्यक्रम खत्म करने की अनुमति दी और हीदर से कहा कि वह उसके बाद अपने भाई को सुला दे। उसने यह भी कहा कि वह 10 बजे तक वापस आ जाएगी। जब वह 10:15 पर घर पहुंची तो महिला ने देखा कि लगभग हर जगह लाइटें बंद थीं। यह उसे अजीब लगा, क्योंकि उसे संदेह था कि हीदर उसके लौटने से पहले सो गई होगी। प्रवेश द्वार पर उसने पाया कि दरवाजा अनलॉक था। मां ने अनुमान लगाया कि शायद हीदर ने बिल्ली को बाहर छोड़ा था और दरवाजा बंद करना भूल गई थी। अंदर महिला ने हल्की अव्यवस्था देखी, जो असामान्य था। उसके घर में हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता था। बच्चे चीजें इधर उधर नहीं फैलाते थे और अपने पीछे सफाई करते थे, लेकिन अब सब कुछ अलग दिख रहा था। उदाहरण के लिए रसोई में एक कुर्सी उलटी थी और मेज पर टिकी हुई थी। कुछ वस्तुएं अपनी सामान्य जगह पर नहीं थीं। जब उसने अपने सबसे छोटे बेटे के कमरे में देखा तो महिला ने उसे बिस्तर पर सोते हुए देखा। फिर वह हीदर के कमरे में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। देर रात होने और इस तथ्य को देखते हुए कि हीदर को अपने छोटे भाई की देखभाल करनी थी, उसकी अनुपस्थिति अजीब लग रही थी। मां ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसने हीदर की सहेलियों और उनके माता पिता को फोन किया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। महिला ने आस पड़ोस में खोजा, लेकिन वहां भी हीदर नहीं मिली। इसके बाद मां ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। उसने अपने पूर्व पति को भी फोन किया, जो तुरंत उनके पास आने के लिए निकल पड़े। हीदर के गायब होने की खबर परिवार के दोस्तों के बीच तेजी से फैल गई और कई लोग मदद करने आए। कुछ लोग घर में मां के साथ रहे, अन्य सड़कों की तलाशी करने के लिए कारों में निकल गए। उनका घर एक दूर दराज के इलाके में था, जो खेतों, कच्ची सड़कों और छिटपुट जंगलों से घिरा हुआ था। अंधेरा छाने के कारण आसपास की खोज मुश्किल हो गई थी। जब पुलिस पहुंची तब तक परिवार के दोस्त और पड़ोसी घर में इकट्ठा हो चुके थे। जांचकर्ताओं ने मां से बात की, हीदर की एक तस्वीर ली और उसकी विशेषताओं को नोट किया। शुरू में मां ने एक ब्लाउज का जिक्र किया, लेकिन बाद में उसे घर में सामान के बीच पाया। हीदर के कपड़ों की अलमारी की जांच करते समय उसने देखा कि केवल एक मिकी माउस टी शर्ट गायब थी। छोटा भाई, जिसे हीदर ने सुलाया था, यह भी नहीं जानता था कि वह कहां गायब हो गई थी। वह तब तक नहीं जागा जब तक मां वापस नहीं आई। पुलिस ने सक्रिय खोज अगली सुबह ही शुरू की। घर के आसपास कई किलोमीटर तक फैले एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान का आयोजन किया गया। अधिकांश पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई। इस बीच विशेषज्ञों ने कुछ महत्वपूर्ण चीज खोजने के लिए घर की जांच की। यह काम इस तथ्य से जटिल हो गया कि घटना की शाम को वहां कई लोग मौजूद थे। अंत में
कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं हुई। एक समय पर मां एक कमरे में सफाई करना चाहती थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसे समझाया गया कि इससे संभावित सबूत मिट सकते हैं। तब महिला को कुछ दिलचस्प याद आया। जब वह अपनी बेटी को घर में खोज रही थी तो उसने कुछ अजीब देखा था। एक खिड़की पर कीट जाली गलत तरीके से लगी हुई थी। उस समय उसने इसे कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण विवरण बन गया। विशेषज्ञों ने खिड़की की सावधानीपूर्वक जांच की और ग्रिल के फ्रेम पर कई निशान पाए। इन्हें घर के सभी निवासियों और शाम के मेहमानों के फिंगरप्रिंट्स से मिलाया गया। कोई मेल नहीं था। यदि पहले यह सोचा जा रहा था कि हीदर स्वयं चली गई होगी, तो अब गंभीरता से यह माना जा रहा था कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया हो सकता है। पुलिस के अनुसार कोई व्यक्ति इसी खिड़की से घर में घुस सकता था और फिर हीदर के साथ मुख्य द्वार से घर छोड़ सकता था। स्निफर कुत्तों के साथ विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन्होंने एक सुराग का पता लगाया। लेकिन यहां जांचकर्ताओं को एक अप्रत्याशित मोड़ का सामना करना पड़ा। शुरू में उन्होंने सोचा था कि अपराधी हीदर को घर से बाहर ले गया होगा और कार से ले गया होगा, लेकिन स्निफर कुत्तों ने व्यावहारिक रूप से इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। उन्होंने मुख्य दरवाजे से सड़क तक और फिर पास के एक छोटे तालाब तक का निशान पाया। पुलिस ने पहले ही इस जलाशय की जांच की थी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया था। कुत्तों के फिर से वहां ले जाने के बाद विशेषज्ञों ने एक और विस्तृत जांच की, लेकिन इस बार भी कोई सुराग नहीं मिला। अगले कुछ दिनों में जांचकर्ताओं को संदिग्ध घटनाओं की एक श्रृंखला की रिपोर्ट मिली, जो सभी बेकार साबित हुईं। उदाहरण के लिए, उन्हें एक अजीब कार की सूचना दी गई थी जो एक स्कूल बस का पीछा कर रही थी, और एक अज्ञात वाहन की जो कई बार स्थानीय स्कूल के पास रुका था। जांचकर्ताओं ने इन सभी जानकारियों की जांच की, लेकिन हीदर के गायब होने से कोई संबंध नहीं पा सके। इस मामले में पहला गंभीर संदिग्ध हीदर का पिता माइकल था। उसकी पूर्व पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह कभी कभी बच्चों के साथ काफी सख्त हो सकता था और गलत व्यवहार पर अत्यधिक कठोरता से प्रतिक्रिया कर सकता था। इसके साथ ही महिला ने जोर देकर कहा कि अपने गुस्सैल स्वभाव के बावजूद वह अपने बच्चों से सच्चा प्यार करता था और सभी का अपने पिता के साथ अच्छा संबंध था। जांचकर्ताओं ने माइकल से बात करने का फैसला किया और उसने उन्हें बताया कि वह गायब होने की शाम को कहां था। काम के बाद वह जिम गया था, फिर चर्च और अंत में घर लौट आया था। वहां उसने एक दोस्त से लंबी बात की थी, जब तक कि उसकी पूर्व पत्नी ने उसे अपनी बेटी के बारे में परेशान करने वाली खबर नहीं दी। कानून प्रवर्तकों ने इस जानकारी की जांच की और इसकी सटीकता की पुष्टि की, जिसके बाद उन्होंने पिता को घटना में शामिल नहीं माना। गायब होने के कई दिनों बाद जांचकर्ता कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं पा सके। उन्होंने सैकड़ों स्वयंसेवकों के साथ खोज जारी रखी। लोगों ने सड़कों, खेतों और जंगलों की तलाशी ली, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। केवल एक घड़ी और जमीन पर कुछ नोट पाए गए, लेकिन उनका हीदर के गायब होने से संबंध की पुष्टि नहीं की जा सकी। चौथे दिन हेलीकॉप्टर खोज में शामिल हो गए, लेकिन इससे भी मदद नहीं मिली। परिवार के परिचितों और अन्य प्रतिबद्ध लोगों ने पड़ोसी शहरों में 10,000 से अधिक पर्चे बांटे और हीदर के माता पिता ने स्थानीय टेलीविजन पर मदद की अपील की। एक धनी परिचित ने यहां तक कि किसी भी जानकारी के लिए $10,000 का इनाम भी पेश किया, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं निकला। पुलिस ने खिड़की पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स को राष्ट्रीय डेटाबेस से मिलान करने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में जांचकर्ताओं को कुछ और सुराग मिले, लेकिन वे सभी गलत साबित हुए। अंत में जांच कई वर्षों तक रुकी रही, जब तक कि 16 सितंबर 1993 को अचानक एक सफलता नहीं मिली। घर के आसपास कई किलोमीटर तक फैले एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान का आयोजन किया गया। अधिकांश पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई। इस बीच विशेषज्ञों ने कुछ महत्वपूर्ण चीज खोजने के लिए घर की जांच की। यह काम इस तथ्य से जटिल हो गया कि घटना की शाम को वहां कई लोग मौजूद थे। अंत में कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं हुई।
एक समय पर मां एक कमरे में सफाई करना चाहती थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसे समझाया गया कि इससे संभावित सबूत मिट सकते हैं। तब महिला को कुछ दिलचस्प याद आया। जब वह अपनी बेटी को घर में खोज रही थी तो उसने कुछ अजीब देखा था। एक खिड़की पर कीट जाली गलत तरीके से लगी हुई थी। उस समय उसने इसे कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण विवरण बन गया। विशेषज्ञों ने खिड़की की सावधानीपूर्वक जांच की और ग्रिल के फ्रेम पर कई निशान पाए। इन्हें घर के सभी निवासियों और शाम के मेहमानों के फिंगरप्रिंट्स से मिलाया गया। कोई मेल नहीं था। यदि पहले यह सोचा जा रहा था कि हीदर स्वयं चली गई होगी, तो अब गंभीरता से यह माना जा रहा था कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया हो सकता है। पुलिस के अनुसार कोई व्यक्ति इसी खिड़की से घर में घुस सकता था और फिर हीदर के साथ मुख्य द्वार से घर छोड़ सकता था। स्निफर कुत्तों के साथ विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन्होंने एक सुराग का पता लगाया। लेकिन यहां जांचकर्ताओं को एक अप्रत्याशित मोड़ का सामना करना पड़ा। शुरू में उन्होंने सोचा था कि अपराधी हीदर को घर से बाहर ले गया होगा और कार से ले गया होगा, लेकिन स्निफर कुत्तों ने व्यावहारिक रूप से इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। उन्होंने मुख्य दरवाजे से सड़क तक और फिर पास के एक छोटे तालाब तक का निशान पाया। पुलिस ने पहले ही इस जलाशय की जांच की थी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया था। कुत्तों के फिर से वहां ले जाने के बाद विशेषज्ञों ने एक और विस्तृत जांच की, लेकिन इस बार भी कोई सुराग नहीं मिला। अगले कुछ दिनों में जांचकर्ताओं को संदिग्ध घटनाओं की एक श्रृंखला की रिपोर्ट मिली, जो सभी बेकार साबित हुईं। उदाहरण के लिए, उन्हें एक अजीब कार की सूचना दी गई थी जो एक स्कूल बस का पीछा कर रही थी, और एक अज्ञात वाहन की जो कई बार स्थानीय स्कूल के पास रुका था। जांचकर्ताओं ने इन सभी जानकारियों की जांच की, लेकिन हीदर के गायब होने से कोई संबंध नहीं पा सके। इस मामले में पहला गंभीर संदिग्ध हीदर का पिता माइकल था। उसकी पूर्व पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह कभी कभी बच्चों के साथ काफी सख्त हो सकता था और गलत व्यवहार पर अत्यधिक कठोरता से प्रतिक्रिया कर सकता था। इसके साथ ही महिला ने जोर देकर कहा कि अपने गुस्सैल स्वभाव के बावजूद वह अपने बच्चों से सच्चा प्यार करता था और सभी का अपने पिता के साथ अच्छा संबंध था। जांचकर्ताओं ने माइकल से बात करने का फैसला किया और उसने उन्हें बताया कि वह गायब होने की शाम को कहां था। काम के बाद वह जिम गया था, फिर चर्च और अंत में घर लौट आया था। वहां उसने एक दोस्त से लंबी बात की थी, जब तक कि उसकी पूर्व पत्नी ने उसे अपनी बेटी के बारे में परेशान करने वाली खबर नहीं दी। कानून प्रवर्तकों ने इस जानकारी की जांच की और इसकी सटीकता की पुष्टि की, जिसके बाद उन्होंने पिता को घटना में शामिल नहीं माना। गायब होने के कई दिनों बाद जांचकर्ता कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं पा सके। उन्होंने सैकड़ों स्वयंसेवकों के साथ खोज जारी रखी। लोगों ने सड़कों, खेतों और जंगलों की तलाशी ली, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। केवल एक घड़ी और जमीन पर कुछ नोट पाए गए, लेकिन उनका हीदर के गायब होने से संबंध की पुष्टि नहीं की जा सकी। चौथे दिन हेलीकॉप्टर खोज में शामिल हो गए, लेकिन इससे भी मदद नहीं मिली। परिवार के परिचितों और अन्य प्रतिबद्ध लोगों ने पड़ोसी शहरों में 10,000 से अधिक पर्चे बांटे और हीदर के माता पिता ने स्थानीय टेलीविजन पर मदद की अपील की। एक धनी परिचित ने यहां तक कि किसी भी जानकारी के लिए $10,000 का इनाम भी पेश किया, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं निकला। पुलिस ने खिड़की पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स को राष्ट्रीय डेटाबेस से मिलान करने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में जांचकर्ताओं को कुछ और सुराग मिले, लेकिन वे सभी गलत साबित हुए। अंत में जांच कई वर्षों तक रुकी रही, जब तक कि 16 सितंबर 1993 को अचानक एक सफलता नहीं मिली। वह आदमी 5 बार शादीशुदा था और हर शादी तलाक के साथ समाप्त हुई। पूर्व पत्नियों ने समान कहानियां बताईं। ब्राउन अपनी चिड़चिड़ेपन और आक्रामकता के लिए जाना जाता था। कोई भी छोटी बात उसमें तीव्र क्रोध पैदा कर सकती थी, जिससे महिलाओं में गंभीर चिंता पैदा हो गई। इसलिए वे सभी शादी के तुरंत बाद तलाक ले लीं। जितना गहराई से जांचकर्ताओं ने खोदा, उतने ही अधिक परेशान करने वाले तथ्य सामने आए।
जब ब्राउन लुइसियाना में रहता था, उसकी पड़ोसी को अपने अपार्टमेंट में एक दुखद भाग्य का सामना करना पड़ा। एक अन्य राज्य में एक समान मामला हुआ। वहां उसके रहने के दौरान एक और पड़ोसी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। इस समय जांचकर्ताओं को संदेह था कि वे एक गंभीर अपराधी से निपट रहे थे जिसने एक से अधिक अपराध किए थे। इस समय ब्राउन को हीदर के गायब होने में कथित भागीदारी के लिए आरोपित किया गया था और वह अपने मुकदमे की प्रतीक्षा में हिरासत में था। हालांकि उसके फिंगरप्रिंट्स चर्च के घर में पाए गए थे, जांचकर्ताओं को डर था कि वह आदमी जो हुआ उसकी जिम्मेदारी से बच सकता है। बचाव पक्ष मामले को इस तरह पेश कर सकता था जैसे कि ब्राउन ने केवल घर में घुसने की कोशिश की थी। हीदर के साथ हुई घटना में उसकी भागीदारी के प्रत्यक्ष सबूतों की कमी को देखते हुए ऐसा संस्करण जूरी को आश्वस्त कर सकता था। हालांकि 24 मई को ब्राउन के वकील ने एक अप्रत्याशित बयान दिया। ब्राउन ने हीदर के मामले में दोषी होने का इकबाल करने की सहमति दी, बदले में अभियोजन पक्ष को अधिकतम सजा की मांग न करने के लिए। परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष ने इस प्रस्ताव को जल्दी से स्वीकार कर लिया। उस व्यक्ति को जल्दी रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सौदे की शर्तों के अनुसार उसे दोषी होने का इकरार करना था, लेकिन गवाही देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए हीदर के रिश्तेदारों और जांचकर्ताओं को कभी उस शाम के विवरण नहीं पता चले। जांचकर्ताओं का अनुमान था कि ब्राउन ने एक चोरी की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हीदर से मुलाकात हो गई। खिड़की से अंदर घुसने के बाद उसने उसे देखा और हिंसा का इस्तेमाल किया, जिसके दुखद परिणाम हुए। इसके बाद वह आदमी उसे मुख्य दरवाजे से बाहर ले गया होगा और जंगल में सबूत मिटा दिए होंगे। लेकिन जांचकर्ताओं के लिए यह केवल शुरुआत थी। ब्राउन के अतीत और उसके पड़ोसियों के साथ रहस्यमय घटनाओं को देखते हुए उन्होंने अन्य अनसुलझे मामलों से संबंध खोजना जारी रखा। यह आसान नहीं था क्योंकि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। कुछ वर्षों के बाद जांचकर्ताओं को अप्रत्याशित मदद मिली। ब्राउन ने खुद जेल से उन्हें लिखना शुरू कर दिया। पहला पत्र 17 मार्च 2000 को आया। शुरू में जांचकर्ताओं ने सोचा कि यह एक मजाक है। संदेश पहेलियों और अजीब वाक्यांशों से भरा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसमें एक छिपा हुआ अर्थ होने का संदेह किया। ब्राउन ने संकेत दिया कि जांचकर्ताओं ने 7 सुनहरे अवसर खो दिए थे और उन्होंने अनुमान लगाया कि ये अन्य अनसुलझे मामले थे। इसके बाद जांचकर्ताओं में से एक ने खुद ब्राउन को लिखा और जल्द ही एक जवाब प्राप्त किया। अपने नए संदेश में ब्राउन ने छिपे हुए अभिव्यक्तियों का उपयोग किया। उसने लिखा कि जांचकर्ताओं ने केवल 1 अंक अर्जित किया था, जबकि उसके खाते में 48 थे। जांचकर्ता स्तब्ध रह गए जब उन्होंने अनुमान लगाया कि यह किस बारे में था। पत्र के साथ एक मानचित्र संलग्न था जिसमें 9 राज्य और 48 बिंदु चिह्नित थे। जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि ब्राउन इस तरह अपने अपराधों के स्थानों का संकेत दे रहा था। समस्या यह थी कि इस चित्र के आधार पर पीड़ितों को खोजना असंभव था। ब्राउन नए संकेतों के साथ पत्र भेजना जारी रखा। कभी कभी वह उन विशिष्ट शहरों का नाम भी बताता था जहां उसने अपने कृत्य किए थे, और जांचकर्ताओं ने वहां वास्तव में अनसुलझे मामले पाए। यह कई वर्षों तक चला और जांचकर्ताओं ने संभावित घटनाओं की एक अनुमानित सूची तैयार की। 9 मामलों में वे लगभग निश्चित थे कि ब्राउन शामिल था, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिल सका। पत्रों का भी सबूत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सभी शब्दावली अस्पष्ट थी और कोई ठोस विवरण नहीं था। जांचकर्ता पूरी कोशिश कर रहे थे कि कम से कम एक घटना साबित कर सकें, ताकि ब्राउन को गारंटी के साथ सलाखों के पीछे रखा जा सके। हालांकि उसकी कैद की शर्तों में समय से पहले रिहाई की अनुमति नहीं थी, फिर भी उसके पास एक रास्ता बचा था। उसके वकील अपील दायर कर सकते थे। अगर अदालत इसे मंजूरी दे देती तो वह आदमी रिहा हो सकता था, लेकिन एक गंभीर अपराध के लिए दूसरी सजा इस संभावना को खत्म कर देती। ब्राउन के पत्राचार की जांच करते हुए जांचकर्ताओं को कोलोराडो स्प्रिंग्स की एक कहानी मिली। किसी नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 1987 का वर्ष दिया गया था।
जांचकर्ताओं ने मामले को अलग तरीके से देखने का फैसला किया। जब उन्हें कोई उपयुक्त घटना नहीं मिली तो उन्होंने ब्राउन के अतीत को ध्यान में रखते हुए कार चोरी की रिपोर्टों की जांच शुरू कर दी। रिपोर्टों में से एक विशेष रूप से उनका ध्यान आकर्षित करने वाली थी। मालिक ने चोरी की सूचना दी थी, लेकिन कार जल्द ही एक सुपरमार्केट के पार्किंग स्थल पर पाई गई थी। पता चला कि रॉबर्ट उस वर्ष वहां कैशियर के रूप में काम कर रहा था। जांचकर्ताओं ने कार के मालिक से मुलाकात की और पूछा कि क्या उसके परिचितों में से कोई 87 में गायब हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से इससे एक परिणाम निकला। उस आदमी ने बताया कि उसकी पत्नी कार के साथ गायब हो गई थी। उसे नहीं पाया गया था, इसलिए मामले को गंभीर घटना के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। पुलिस ने सोचा कि वह स्वेच्छा से चली गई हो सकती है। युवा महिला का नाम रोसियो स्पेरी था। वह बहुत युवा थी, लेकिन स्थानीय कानूनों ने उसे शादी करने की अनुमति दी थी। उसने अपने गायब होने से ठीक पहले 10 नवंबर 87 को शादी की थी। जांचकर्ता आश्वस्त थे कि ब्राउन ने उसके बारे में लिखा था, लेकिन फिर से वे ठोस सबूतों के बिना खुद को पाया। 2006 में जांचकर्ताओं ने उससे और अधिक जानने के लिए जेल में उससे मिलने का फैसला किया। जब उसने सुना कि जांचकर्ताओं ने इस पहेली को कैसे सुलझाया था, वह प्रभावित हुआ। सीधे सवालों का जवाब देते हुए उसने अप्रत्याशित रूप से एक गंभीर कृत्य स्वीकार किया। ब्राउन ने बताया कि उसने पीड़िता को अपने घर बुलाया था, जहां कुछ अपरिवर्तनीय हुआ और उसके बाद उसने सबूत मिटा दिए। जुलाई 2006 में उसने आधिकारिक तौर पर रोसियो स्पेरी के मामले में अपराध स्वीकार किया, जिसके लिए उसे एक और आजीवन कारावास की सजा मिली। इस प्रकार जांचकर्ताओं ने उसकी रिहाई को लगभग असंभव बनाने का अपना लक्ष्य हासिल किया। हालांकि वे सभी आश्वस्त थे कि रॉबर्ट ब्राउन कहीं अधिक इसी तरह के मामलों में शामिल था, लेकिन खुद आदमी ने आगे कोई बयान देने से इनकार कर दिया, इसलिए कोई नए आरोप नहीं लगाए गए। जांचकर्ता पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि उसने 2 मामलों में अपराध क्यों स्वीकार किया, जबकि अदालत में उसके मौके बुरे नहीं थे। संभवतः उसे ध्यान का आनंद आता था जब उसके भयानक कृत्यों के बारे में देश भर में बात की जाती और लिखा जाता था। रॉबर्ट अभी भी हिरासत में है। अब वह 69 साल का है। संभवतः एक दिन जांचकर्ता उसे अन्य अनसुलझे मामलों से जोड़ने में सफल हो जाएंगे। अगर 48 पीड़ितों के बारे में उसका बयान सच है, तो वह दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक हो सकता है। हालांकि जांचकर्ता स्वीकार करते हैं कि उसने कुछ कहानियां केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए गढ़ी होंगी। हीदर की मां ने जांचकर्ताओं को उनके वर्षों के काम के लिए धन्यवाद दिया, जिसने एक खतरनाक व्यक्ति को उसके जीवन के अंत तक समाज से अलग रखने में मदद की थी। हालांकि नुकसान का दर्द कभी परिवार को नहीं छोड़ा था, उन्होंने कुछ राहत महसूस की कि वह अब किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। युवा महिला बस स्टॉप से अपने घर जाते समय गायब हो गई। अधिकारियों ने खोज शुरू की और मान लिया कि यह एक सरल मामला होगा। हालांकि सभी के आश्चर्य के लिए यह मामला ब्रिटेन के आपराधिक इतिहास में सबसे जटिल और विवादास्पद कहानियों में से एक बन गया। हालांकि जांच आधिकारिक तौर पर जल्द ही समाप्त हो गई, इसके परिणाम आज भी गहन चर्चा का विषय हैं। हेलन मैकॉर्ड का जन्म 1965 के 29वें जुलाई को इंग्लैंड के छोटे शहर बूटल में हुआ था। जल्द ही परिवार में एक छोटे भाई का आगमन हुआ, जिसकी हेलेन बचपन से ही देखभाल करती थी। बाद में माता पिता अलग हो गए। हेलेन की मां ने एक नया परिवार बनाया और वे शहर के पास के शांत गांव बिलिंगे में चले गए। बिलिंगे अपनी शांति के लिए जाना जाता था। यहां गंभीर घटनाएं दुर्लभ थीं। निवासी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और सुरक्षित महसूस करते थे। इस शांतिपूर्ण वातावरण में हेलेन बड़ी हुई, दोस्तों से घिरी और अपने माता पिता को अपने व्यवहार से खुश करती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद युवा महिला ने लिवरपूल में एक बीमा कंपनी में नौकरी पाई। वह बिलिंगे में रहती थी और रोज ट्रेन और बस से ऑफिस जाती थी।
1988 के 9 फरवरी को हेलेन ने हमेशा की तरह काम के लिए प्रस्थान किया। मूल रूप से उसने और उसकी मां ने दोपहर का भोजन एक साथ करने की योजना बनाई थी, क्योंकि वे एक दूसरे के पास काम करते थे। लेकिन मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश शुरू हो गई। इसलिए उन्होंने साथ में दोपहर का भोजन करने की योजना को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया। हेलेन की मां आमतौर पर अपनी बेटी से पहले घर आती थी। काम खत्म होने से कुछ देर पहले हेलेन ने उसे फोन किया और बताया कि उसकी शाम को एक मुलाकात है। उसने अनुरोध किया कि उसके लिए रात का खाना गर्म रखा जाए ताकि वह तैयार हो सके। आमतौर पर हेलेन 5 बजे के थोड़ा बाद आती थी, लेकिन उस दिन वह स्पष्ट रूप से देर कर रही थी, जिससे उसकी मां चिंतित हो गई। जल्द ही समाचारों में बताया गया कि तूफान के कारण एक पेड़ रेल पटरियों पर गिर गया था, जिससे ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित हो गई थीं। शाम 7 बजे के करीब जब मां फिर से चिंतित हुई तो उसने रेलवे कंपनी को फोन करने का फैसला किया। स्थिति की व्याख्या करने के बाद उसे पता चला कि पेड़ की समस्या एक अलग खंड में हुई थी और हेलेन के मार्ग को प्रभावित नहीं किया था। इस बिंदु पर महिला को अपनी बेटी की गंभीर चिंता होने लगी। हेलेन लगभग हमेशा समय पर घर आती थी और देरी के बारे में सूचित करती थी। मोबाइल फोन के अभाव के बावजूद वह काम से या कई सार्वजनिक टेलीफोन बूथों में से किसी एक से कॉल कर सकती थी। मां ने सोचा कि तूफान के कारण हेलेन के साथ कुछ अप्रिय घटना हो सकती थी। उदाहरण के लिए, भारी बारिश और हवा के कारण गिरने और चोट लगने की संभावना हो सकती थी। चिंतित मां और उसके बेटे ने आसपास के अस्पतालों में कॉल करना शुरू किया, यह उम्मीद करते हुए कि कोई हेलेन जैसा दिखने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। लेकिन उनकी खोज विफल रही। यह मानते हुए कि बेटी शायद काम पर अधिक समय तक रुक गई होगी, महिला ने कार्यालय से संपर्क किया। वहां उसे बताया गया कि हेलेन ने कुछ घंटे पहले ही कार्यस्थल छोड़ दिया था। युवा महिला के दोस्तों को भी नहीं पता था कि वह कहां हो सकती है। इसके बाद मां, सौतेले पिता और हेलेन के प्रेमी ने खुद खोज करने का फैसला किया। वे युवा महिला के काम से घर तक के सामान्य मार्ग का अनुसरण किया। हेलेन हमेशा एक ही रास्ता लेती थी। वह लिवरपूल में ट्रेन पकड़ती थी, सेंट हेलेंस तक जाती थी और वहां से व्हिस्टन तक बस से जाती थी। हेलेन का कोई सुराग न मिलने के बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। अधिकारियों ने तुरंत लिवरपूल और आसपास के अपने सहयोगियों को सूचित किया और लापता व्यक्ति का विवरण प्रसारित किया, लेकिन खोज निष्फल रही। अगली सुबह जब हेलेन अभी भी नहीं लौटी थी और उसने संपर्क नहीं किया था, पुलिस अधिकारियों ने उसके मार्ग और शाम की घटनाओं को पुनर्निर्मित करना शुरू किया। उन्हें पता लगाना था कि युवा महिला अपने रास्ते के किस बिंदु पर गायब हुई थी। जांचकर्ताओं ने जनता से मदद मांगी और हेलेन के सहकर्मियों, रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों और बस कंपनियों से पूछताछ की। अंत में वे एक अप्रत्याशित निष्कर्ष पर पहुंचे। जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि युवा महिला ने वास्तव में उस शाम ट्रेन ली थी और फिर अपने गांव की बस ली थी। यह भ्रम पैदा करने वाला था, क्योंकि बस स्टॉप से उसके अपार्टमेंट तक केवल एक छोटी दूरी थी, केवल 200 मीटर। जांचकर्ताओं ने इस संभावना पर विचार करना शुरू किया कि हेलेन के साथ घर जाते समय कुछ अप्रिय घटना हुई होगी, क्योंकि एक सामान्य घटना में उसे पहले ही ढूंढ लिया गया होता। उन्होंने हेलेन के करीबी परिवेश की जांच करना शुरू किया, क्योंकि ऐसी स्थितियों में अक्सर परिचित लोग शामिल होते हैं। उसके प्रेमी और सौतेले पिता के पास उस शाम के लिए ठोस अलिबी थे। युवा महिला के दोस्तों और परिचितों को भी संदिग्धों की सूची से हटा दिया गया। 120 अधिकारियों की खोज टीमों के साथ पुलिस ने बस स्टॉप और हेलेन के घर के बीच के क्षेत्र की सावधानीपूर्वक जांच की। वे सभी संभावित सुरागों की तलाश कर रहे थे, कपड़े या वस्तुएं जो किसी अजनबी ने खो दी होंगी। साथ ही आसपास के कस्बों में युवा महिला के गायब होने की जानकारी प्रसारित की गई। गोताखोरों ने पास के जल निकायों की जांच की, जबकि पुलिस अधिकारियों ने घर घर जाकर निवासियों से पूछताछ की। उन्होंने बिलिंग के सभी दुकानों, पबों और कैफे का भी दौरा किया। जॉर्ज एंड ड्रैगन पब के कर्मचारियों के साथ बातचीत ने पहला सुराग दिया।
क्योंकि यह बार हेलेन के घर के पास था और वह कभी कभी दोस्तों के साथ वहां जाती थी। जांच से पता चला कि घटना से कुछ दिन पहले बार के मालिक ने एक अप्रिय घटना के कारण हेलेन को बार में प्रवेश करने से मना कर दिया था। उसकी एक नशे में धुत महिला आगंतुक के साथ झगड़ा हो गया था, जिसने गलती से उस पर एक पेय गिरा दिया था। हेलेन झगड़ा नहीं करना चाहती थी और ताजा होने के लिए शौचालय चली गई, लेकिन महिला ने उसका पीछा किया और आक्रामक व्यवहार दिखाया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अज्ञात महिला ने हेलेन को मारने की कोशिश की। अंत में बार के मालिक ने दोनों को बार छोड़ने और वापस न आने के लिए कहा। इस कहानी को स्पष्ट करने के लिए अगले दिन अधिकारी बार में गए ताकि मालिक इयान सिम्प्स से बात कर सकें। इसके अलावा यह स्थान बस स्टॉप से हेलेन के घर तक के रास्ते पर बिल्कुल सही था। इयान ने उस शाम के बारे में बताया और समझाया कि उसे दोनों महिलाओं से जाने के लिए कहना पड़ा ताकि अन्य मेहमानों को परेशान न किया जाए। बातचीत के दौरान बार लोगों से भर गया और शोर हो गया। पुलिस अधिकारियों ने इयान को सुझाव दिया कि वे बातचीत को पुलिस स्टेशन पर जारी रखें, जहां यह अधिक शांत होगा। और फिर कुछ अजीब हुआ। आदमी स्पष्ट रूप से घबरा गया, उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और बातचीत समाप्त करने की कोशिश की। इससे जांचकर्ताओं को संदेह हुआ, क्या उसका हेलेन के गायब होने से कुछ लेना देना हो सकता था। उन्होंने इयान के व्यक्तित्व को और करीब से देखने का फैसला किया और उसकी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने की प्रतिष्ठा के बारे में जाना। अपने वैवाहिक स्थिति और 2 बच्चों के बावजूद इयान लगातार अन्य महिलाओं के साथ फ्लर्ट करता था और यह सभी स्थानीय लोगों को पता था। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने यह भी पता लगाया कि यह आदमी अक्सर हेलेन को विशेष ध्यान देता था। जब वह उसके बार में आती थी तो वह उसे मुफ्त व्यंजन पेश करता था और बातचीत शुरू करने की कोशिश करता था, लेकिन युवा महिला ने कोई रुचि नहीं दिखाई। उसे 2 बच्चों के साथ एक शादीशुदा आदमी का यह व्यवहार अजीब लगा। जांचकर्ताओं ने उसे फिर से देखा और पूछा कि हेलेन के गायब होने की शाम को वह क्या कर रहा था। आदमी ने बताया कि उसने अपने बार के ऊपर के कमरे में एक करीबी परिचित के साथ समय बिताया था। उसके शब्दों के अनुसार वह अक्सर वहां रात बिताता था, क्योंकि वह अपने व्यवसाय की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। जांचकर्ताओं ने उल्लिखित महिला से बात की और यहां उन्हें एक अप्रत्याशित खोज हुई। महिला ने बताया कि उन्होंने वास्तव में शाम 7 बजे मिलने का फैसला किया था। हालांकि उस दिन उसने उसे फोन किया और बहुत देर से आने के लिए कहा। आखिरकार वह 7:30 बजे के आसपास पहुंची, लेकिन मालिक वहां नहीं था। वह 11 बजे से कुछ पहले ही लौटा। यह बेहद संदिग्ध लगा। स्पष्ट रूप से इयान ने पुलिस को अपने ठिकाने के बारे में सच नहीं बताया था, जिसने तुरंत जांचकर्ताओं का ध्यान उस पर केंद्रित किया। जांचकर्ताओं को एक और विवरण असामान्य लगा। आदमी की गर्दन पर ताजा निशान दिखाई दे रहे थे। उसने बताया कि उसने उन्हें अपनी पत्नी के साथ झगड़े के दौरान प्राप्त किया था, जब उसे उसके संबंध के बारे में पता चला। हालांकि महिला से बात करने पर उसने किसी भी तरह से अपने पति को छूने से इनकार किया। पुलिस अधिकारियों ने फिर से इयान से बात की और उसकी कहानी बदल गई। अब उसने दावा किया कि निशान उस शाम हेलेन और एक अन्य नशे में धुत आगंतुक को अलग करते समय हुए थे, जब पब में झगड़ा हुआ था। जांचकर्ताओं ने उल्लिखित महिला से बात की और उसने भी इस कहानी की पुष्टि नहीं की। उसके शब्दों के अनुसार कोई संघर्ष नहीं हुआ था और उनमें से किसी ने भी बार के मालिक पर निशान नहीं छोड़े थे। जल्द ही पुलिस के पास एक गवाह था जिसने उन्हें परेशान करने वाली जानकारी दी। उस शाम जब हेलेन गायब हुई, वह सड़क पर चल रहा था और अचानक एक तीखी महिला की चीख सुनाई दी। आवाज सीधे बार से आई थी, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई। सभी परिस्थितियों को देखते हुए जांचकर्ताओं ने संदेह करना शुरू कर दिया कि इयान सिम्स युवा महिला के रहस्यमय गायब होने से जुड़ा हो सकता है। हालांकि वह सब कुछ इनकार करता रहा। जांचकर्ताओं को उसे मामले से जोड़ने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता थी, अन्यथा वे गतिरोध में फंस जाएंगे। इयान के वाहन की जांच करते समय अधिकारियों ने 2 परेशान करने वाली खोजें की। पहली थी कई अज्ञात स्रोत के धब्बे।
दूसरी थी वाहन के फर्श पर एक महिला का कान का बाला। गहना हेलेन की मां को दिखाया गया, जिसने इसे निश्चित रूप से अपनी बेटी का पहचाना। इसके बाद हेलेन के गायब होने में शामिल होने के संदेह में इयान को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि उसका भाग्य अभी भी अनिश्चित था। बार और पहली मंजिल के अपार्टमेंट की तलाशी के दौरान नए सबूत मिले। दोनों स्थानों पर मुश्किल से दिखाई देने वाले निशान पाए गए, जो जाहिर तौर पर पहुंचे गए थे। इन धब्बों में से एक पर विशेषज्ञों ने इयान का फिंगरप्रिंट पाया। अपार्टमेंट में कार से मिले कान के बाले का गायब हिस्सा भी मिला। एकत्र किए गए सबूतों के बावजूद आदमी सब कुछ इनकार करता रहा। जांचकर्ताओं को संदेह था कि हेलेन के साथ कुछ बुरा हुआ था, लेकिन उन्हें उसे खोजना था, अन्यथा अदालत इयान को बरी कर सकती थी। उन्होंने माना कि बार, अपार्टमेंट और कार में पाए गए निशान युवा महिला से संबंधित थे। हालांकि उन वर्षों में फोरेंसिक में डीएनए विश्लेषण का उपयोग करना शुरू किया गया था और ऐसी जांच करना आसान नहीं था। इयान ने खुद दावा किया कि निशान उसके कुत्ते के थे, जिसने अपने पंजे में चोट लगा ली थी। जांच में प्रगति करने के लिए जांचकर्ताओं ने जनता से संपर्क किया और एक व्यापक खोज में मदद मांगी। 2000 से अधिक लोगों ने अपनी सेवाएं दी, जिनमें स्थानीय और आसपास के समुदायों के निवासी शामिल थे। स्वयंसेवकों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ मिलकर बिलिंगे के आसपास के क्षेत्र की गहन जांच की, जिसमें जंगल और खेत शामिल थे। जल्द ही मामले में एक नया सुराग मिला, लेकिन यह किसी स्वयंसेवक द्वारा नहीं खोजा गया था। गांव से 25 किलोमीटर दूर हॉलिंस ग्रीन नामक एक कस्बे में एक आदमी ने अपने कुत्ते को घुमाते समय जमीन पर संदिग्ध धब्बों वाला एक तौलिया देखा। करीब से देखने पर उसने एक और ऐसा ही तौलिया और कई तकिए के कवर पाए। उनके पास पुरुषों के मोजे, एक स्वेटर और अंडरवियर पड़े थे। कुछ कपड़ों पर परेशान करने वाले निशान दिखाई दे रहे थे। आदमी ने अपनी खोज की सूचना पुलिस को दी और वस्तुओं को जांच के लिए ले जाया गया। हालांकि एक जटिलता थी। बिलिंगे से दूरी के कारण एक अलग थाने के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस खोज और हेलेन मैककोर्ट के गायब होने के बीच कोई संबंध नहीं बनाया। इस कारण उसकी खोज के कार्य में लगे जांचकर्ताओं को इन वस्तुओं की खोज के बारे में पता भी नहीं था। अंत में पुलिस अधिकारियों ने इन मामलों के बीच एक संबंध पहचाना। मिले स्वेटर पर लिखे लेबल ने उनकी मदद की। मिली हुई वस्तु पर एक प्रिंट था जो एक बियर ब्रांड का विज्ञापन कर रहा था, जो जॉर्ज एंड ड्रैगन बार में बेचा जा रहा था। जब जांचकर्ताओं को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये सभी वस्तुएं संभवतः जन सिम्प्स की थीं। जांचकर्ताओं के पास विश्लेषण के लिए कई नमूने थे, लेकिन एक अधिक विस्तृत जांच का अनुरोध करने के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत की कमी थी। 88 के दशक में ऐसी विधियां अभी व्यापक रूप से प्रचलित नहीं थीं। पुलिस ने बार, सिम्प्स की कार और मिली हुई वस्तुओं से प्राप्त नमूनों की तुलना हेलेन के करीबी रिश्तेदारों, उसके माता पिता और छोटे भाई के विश्लेषण से करने का फैसला किया। परिणामों ने बहुत करीबी मिलान दिखाया, जो लगभग रिश्तेदारी की गारंटी देता था। इसने जांचकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि निशान हेलेन के थे और स्पष्ट रूप से उसके गायब होने में जन की संलिप्तता की ओर इशारा किया। समस्या यह थी कि ब्रिटेन में अदालतें ऐसे मामलों में मुख्य सबूत के बिना बहुत कम ही दोषी ठहराती थीं। सबूत कितने भी गंभीर क्यों न हो, न्याय की दृष्टि में हमेशा यह छोटी सी संभावना बनी रहती थी कि लापता व्यक्ति अभी भी जीवित हो सकता है। पुलिस ने जन के खिलाफ अधिक जानकारी इकट्ठा करने की उम्मीद की और उसके सभी परिचितों से पूछताछ की। बार की सफाई करने वाली महिला के साथ बातचीत ने एक नई संदिग्ध घटना का खुलासा किया। महिला ने बताया कि हेलेन के गायब होने के अगले दिन सुबह वह हमेशा की तरह परिसर की सफाई करने के लिए काम पर आई थी। महिला के आश्चर्य की बात यह थी कि उसने मालिक को गहन सफाई करते हुए पाया। वह उत्साह से फर्श, दीवारों और मेजों को साफ कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह इसमें काफी समय से लगा हुआ था। स्थिति में अजीब बात यह थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आमतौर पर
जब सफाई कर्मचारी सुबह की शिफ्ट के लिए आती थी तो आदमी अभी भी ऊपरी मंजिल के अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता था। इस अचानक सफाई के कारण के बारे में आश्चर्यचकित प्रश्न पर इयान ने बताया कि उसके कुत्ते ने कथित तौर पर गड़बड़ मचा दी थी। एक अन्य गवाह ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बताया कि जब वह रात में बार के पास से गुजर रहा था तो उसने एक चल रहे वैक्यूम क्लीनर की आवाज सुनी थी। कानून प्रवर्तकों को संदेह था कि इयान ने पूरी रात किसी भी सबूत को मिटाने में बिताई थी, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। संदिग्ध तथ्यों के बढ़ते जाने के बावजूद मामला अभी भी अदालत में नहीं लाया गया था। जांचकर्ताओं ने लापता महिला की खोज जारी रखी, लेकिन बड़े पैमाने पर अभियान भी कोई परिणाम नहीं ला सके। एक महीने बाद एक नया सुराग सामने आया। बिलिंग्स से लगभग 30 किलोमीटर दूर नदी के किनारे टहलते हुए एक राहगीर ने घास में एक महिला का हैंडबैग देखा। जब उसने अंदर देखा तो उसे कैलन मैककोर्ट के नाम पर दस्तावेज मिले। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जल्द ही और अधिक सबूत पाए। पास में उन्होंने कपड़े खोजे जिन्हें युवा महिला को उसके गायब होने के दिन पहने हुए देखा गया था। साथ ही दूसरा कान का बाला जो इयान की कार में पाए गए बाले से मेल खाता था। हालांकि आगे की जांच ने जांचकर्ताओं को एक और भी परेशान करने वाली खोज की ओर ले गई। पास में एक तार का गुच्छा पाया गया जिसमें बाल की लटें उलझी हुई थीं। प्रयोगशाला विश्लेषण ने पुष्टि की कि वे कैलन मैककोर्ट की थीं। युवा महिला के बैग की जांच करते हुए जांचकर्ताओं ने सेंट कैलेंस की एक फार्मेसी से एक कैश रसीद पाई। यह पता चला कि कैलन ने उस शाम वहां खरीदारी की थी जब उसे आखिरी बार देखा गया था, बिलिंग के लिए बस लेने से कुछ देर पहले। पुलिस अधिकारियों ने हैंडबैग के पास सभी खरीदी गई वस्तुएं पाईं, एक टूथब्रश को छोड़कर। अजीब बात यह है कि लापता स्वच्छता उपकरण गांव से 30 किलोमीटर दूर नहीं मिला जहां हैंडबैग पड़ा था, बल्कि इयान सिम्स के बार में मिला, जहां जांचकर्ता अपनी गहन जांच जारी रखे हुए थे। वहीं उन्हें एक हेयर क्लिप भी मिला जिसे कैलन की मां ने उस सुबह की पहचान की जिसे पहनकर युवा महिला काम पर गई थी। बार में एक और महत्वपूर्ण सबूत मिला, एक महिला के बालों की लट जिसका कैलन से संबंध विश्लेषण द्वारा पुष्टि की गई। फिर भी जांचकर्ताओं ने नए सुरागों की खोज जारी रखी और युवा महिला के मिले हुए कपड़ों को जांच के लिए भेजा। विशेषज्ञों ने उन पर कालीन के रेशे पाए जो जॉर्ज एंड ड्रैगन बार के रेशों से बिल्कुल मिलते जुलते थे। इसके अलावा उन्होंने कपड़ों पर इयान के कुत्ते के बालों के निशान पाए। इसके बाद विशेषज्ञों ने 2 अंगूठियों और एक कंगन की जांच की जो व्यक्ति से उसकी गिरफ्तारी के बाद ली गई थी। उन पर उन्होंने मिट्टी के निशान पाए जो उस क्षेत्र की मिट्टी से मेल खाते थे जहां पहले गंदे तौलिए और जॉर्ज के सामान पाए गए थे। जल्द ही एक और सबूत सामने आया। रिक्सटन नामक छोटे शहर के पास बिलिंगे से 24 किलोमीटर दूर एक बेलचा पाया गया। यह पता चला कि यह इयान सिम्स का था और संभवतः हेलेन के गायब होने के संबंध में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि सैकड़ों स्वयंसेवकों के प्रयासों के बावजूद युवा महिला को खुद खोजना अभी भी संभव नहीं हो पाया था। कई सबूतों को देखते हुए हेलेन के रिश्तेदारों को एक दुखद परिणाम पर शायद ही कोई संदेह था। हालांकि अंतिम पुष्टि की कमी ने उन्हें उचित तरीके से विदाई लेने और यह सुनिश्चित करने से रोक दिया कि दोषी को उचित सजा मिलेगी। इयान ने दृढ़ता से घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन अंततः मामला अदालत में पहुंच गया। सुनवाई हेलेन के गायब होने के 1 साल बाद 79 के फरवरी में शुरू हुई। यह ब्रिटेन में पहले मामलों में से एक था जिसमें लापता व्यक्ति को खोजे बिना किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया था। इसलिए प्रभावशाली सबूतों के बावजूद अभियोजन पक्ष सफलता पर संदेह कर रहा था। उनके संस्करण के अनुसार हेलेन उस शाम बस से उतरी और अपने सामान्य मार्ग से घर की ओर चल पड़ी। जब वह जॉर्ज एंड ड्रैगन पब के पास से गुजर रही थी तो उसने इयान सिम्स का ध्यान आकर्षित किया, जिसने किसी बहाने से बातचीत शुरू की। संभवतः आदमी उस घटना पर चर्चा करना चाहता था जिसके कारण उसने उसे अपने प्रतिष्ठान में आने से मना कर दिया था।
जांचकर्ताओं का अनुमान था कि इयान ने हेलेन को विवाद सुलझाने और पब पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव दिया होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह बिलिंगे में लगभग एकमात्र स्थान था जहां हेलेन दोस्तों के साथ जा सकती थी, वह समस्या के समाधान में रुचि रखती थी। स्पष्ट रूप से आदमी ने उसे प्रतिष्ठान में आमंत्रित किया जहां उस समय कोई मेहमान नहीं थे। कुछ ही देर बाद कुछ अप्रत्याशित हुआ, जिसकी पुष्टि एक आकस्मिक राहगीर के बयान से होती है। उसने एक महिला की चीख सुनी जो जल्दी ही शांत हो गई। हेलेन से मिलने के बाद इयान ने एक बिजली के तार का टुकड़ा इस्तेमाल किया और उसे दूसरी मंजिल पर अपने अपार्टमेंट में ले गया। वहां शायद कुछ अप्रिय हुआ, जिसके बाद वह सुबह होने का इंतजार करता रहा और हेलेन को कार में ले गया। आदमी उसे बिलिंग से दूर ले गया और छिपा दिया। फिर उसने उसके कपड़े, अपने कपड़े और अन्य वस्तुएं विभिन्न दूर दराज के स्थानों पर फैला दी। उसके उद्देश्यों के बारे में कई अनुमान थे। पहला व्यक्तिगत प्रकृति का था। कई गवाहों के बयानों से जांचकर्ताओं को पता था कि इयान ने कई बार युवा महिला में रुचि दिखाई थी, लेकिन उसने हमेशा उसे अस्वीकार कर दिया था। संभवतः उस शाम उसने अपने बुरे इरादों को अंजाम देने का मौका देखा। दूसरा अनुमान यह था कि उनके बीच बातचीत के दौरान कोई गलत फहमी हुई और उसने गुस्से में उसे नुकसान पहुंचाया। यह संभव है कि वह और हेलेन झगड़ने लगे और उसने उसकी पत्नी को उसके लगातार प्रस्तावों के बारे में बताने की धमकी दी, लेकिन यह संस्करण कम विश्वसनीय लगता था। अदालत में आरोप लगाने के बाद इयान की बारी आई। उसने अपनी पूरी निर्दोषिता पर जोर दिया और अपना संस्करण प्रस्तुत किया, और यह इतने गंभीर अपराध के आरोपी व्यक्ति के सबसे असामान्य बयानों में से एक था। आदमी ने दावा किया कि किसी ने उसे फंसाया था, कोई उसके बार में घुस गया था, उसके कपड़े पहन लिए थे, हेलेन को वहां लुभाया था और उसे नुकसान पहुंचाया था, फिर उसे इयान की कार में लाद दिया था और इयान के अपने उपकरणों का उपयोग करके किसी अज्ञात स्थान पर छिपा दिया था। इसके बाद अपराधी ने कार को बार में वापस ला दिया था और गायब हो गया था, जिससे निर्दोष पब के मालिक पर संदेह पड़ा। ऐसे अजीब बयानों ने केवल जूरी के सदस्यों के विश्वास को मजबूत किया कि इयान घटना में शामिल था। उसकी कहानी पूरी तरह से अविश्वसनीय लग रही थी। संभवतः कठोर सजा की संभावना को देखते हुए उसने न्याय प्रणाली और हेलेन के रिश्तेदारों का मजाक उड़ाने का फैसला किया। अंत में उसी वर्ष 14 मार्च को इयान को दोषी पाया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें कम से कम 16 साल बाद ही पैरोल के लिए आवेदन करने की संभावना थी। दुर्भाग्य से हेलेन के रिश्तेदारों के लिए परीक्षण यहीं समाप्त नहीं हुए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और स्वयंसेवकों ने खोज जारी रखी, लेकिन बिना किसी सफलता के। सजा सुनाए जाने के 3 साल बाद युवा महिला की मां ने इयान को एक पत्र भेजा। उसने उससे विनती की कि वह बताए कि उसकी बेटी कहां है। कुछ समय बाद एक जवाब आया, लेकिन उसमें केवल अपमान और धमकियां थीं। इयान ने वादा किया कि जैसे ही वह जेल से रिहा होगा, वह महिला से बदला लेगा। उसने कई बार अपील की, लेकिन सभी खारिज कर दी गईं। केवल 2004 में, जब इयान पहले ही 15 साल जेल में बिता चुका था, एक अपील स्वीकार की गई और मामला समीक्षा के लिए वापस भेज दिया गया। हालांकि यह निर्णय किसी भी तरह से उसके पक्ष में नहीं था। आनुवंशिक सामग्री के आधुनिक विश्लेषण ने विशेषज्ञों को सबूतों की जांच करने और घटना में इयान की संलिप्तता के बारे में एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी। मामले की समीक्षा के परिणाम स्वरूप वास्तव में उसकी कैद का समय बढ़ गया। 16 साल बाद इयान ने कई बार पैरोल पाने की कोशिश की, लेकिन उसके सभी आवेदन खारिज कर दिए गए। इस बीच हेलेन के रिश्तेदारों ने उसके ठिकाने के बारे में जानने के अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा। 2015 में युवा महिला की मां ने मौजूदा कानून को बदलने के लिए एक सार्वजनिक अभियान शुरू किया। उसने सुझाव दिया कि दोषियों से पैरोल का अधिकार छीन लिया जाए जब तक वे लापता व्यक्ति के ठिकाने का खुलासा नहीं करते। महिला ने मीडिया के साथ सक्रिय रूप से संवाद किया, प्रधानमंत्री थेरेसा मे से संपर्क किया और एक याचिका का आयोजन किया जिसे लाखों लोगों ने समर्थन दिया। उसके प्रयासों के कारण मामले पर संसद में चर्चा हुई और शुरू में
राजनेताओं ने ऐसा कानून पारित करने की संभावना का सकारात्मक मूल्यांकन किया। हालांकि प्रक्रिया लंबी खिंच गई और पहल को बार बार स्थगित कर दिया गया। इन सभी देरी के कारण नवंबर 2019 में 30 साल की कैद के बाद इयान सिम्स को अंततः पैरोल मिल गई। यह हेलन के परिवार के लिए एक भारी झटका था, क्योंकि उन्होंने लगभग उसके ठिकाने के बारे में जानने की उम्मीद खो दी थी। फैसले के 3 महीने बाद 63 वर्षीय इयान सिम्स को रिहा कर दिया गया और वह सामान्य जीवन में लौट आया। दुर्भाग्य से उसका स्वतंत्रता का समय बहुत कम था। 2022 के जून के अंत में व्यक्ति बीमारी के कारण मर गया, हेलन के ठिकाने के रहस्य को उजागर किए बिना। युवा महिला की मां अभी भी दृढ़ संकल्प से भरी हुई उम्मीद नहीं छोड़ती। अब वह आशा करती है कि शायद इयान ने अपने किसी साथी कैदी के साथ जानकारी साझा की होगी। इसके अलावा वह अभी भी एक कानून पारित करने के लिए लड़ रही है जो दोषियों की पैरोल को रोकेगा अगर वे लापता लोगों के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार करते हैं। इस प्रकार हेलन मैककोर्ट की कहानी दशकों तक फैली हुई है। हालांकि मामला खुद बहुत कम समय में सुलझा लिया गया था। दोषी के खिलाफ अकाट्य सबूतों के बावजूद उसने दृढ़ता से महत्वपूर्ण विवरणों पर चुप्पी साधे रखी, जो हेलन के रिश्तेदारों को विदाई लेने और अपने मानसिक घावों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देते। वह घर से निकली और बेपता हो गई। केवल 62 साल बाद ही पता चल सका कि उसके साथ क्या हुआ था। एक युवा महिला ने अपना घर छोड़ दिया और तब से उसका पता नहीं चला। खोज अभियान अभूतपूर्व पैमाने पर फैल गया और देश के इतिहास में सबसे बड़ा बन गया। जांच के दौरान जांचकर्ताओं को कई अप्रत्याशित और परेशान करने वाली खोजें मिलीं, जिनमें से प्रत्येक ने रहस्य को और भी जटिल बना दिया। साल बीत गए, जांचकर्ताओं की पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन मामला अनसुलझा रहा। यह अपराध विज्ञान में एक किंवदंती बन गया, एक अनसुलझे रहस्य का प्रतीक। और अब 62 साल की लगातार खोज और जांच के बाद जांचकर्ताओं ने आखिरकार रहस्य का पर्दा उठाने और यह पता लगाने में सफलता पाई कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन लापता महिला के साथ वास्तव में क्या हुआ था। कैंडी रोजर्स का जन्म 18 जुलाई 1949 को स्पोकेन, वॉशिंगटन में हुआ था। उसका जन्म परिवार के लिए एकमात्र था, लेकिन शीघ्र ही उसके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के बावजूद कैंडी के पिता पास ही रहते थे, जिससे उन्हें अक्सर मिलने का मौका मिलता था। कैंडी खुशी और ऊर्जा से भरी हुई बड़ी हुई। उसे दोस्तों के साथ बाहर समय बिताना, प्रकृति का आनंद लेना और अपने प्यारे कुत्ते के साथ खेलना पसंद था। कैंडी विशेष रूप से कैंप फायर गर्ल्स संगठन में शामिल होने का सपना देखती थी। यह उस समय एक लोकप्रिय संघ था, स्काउट्स के समान, लेकिन लड़कियों के लिए निर्धारित। प्रतिभागियों ने उपयोगी कौशल सीखे, हाइकिंग की और एक साथ खुशी का समय बिताया। 1959 में जब कैंडी 9 साल की हुई, उसका सपना आखिरकार पूरा हुआ। वह इस संगठन की सदस्य बन गई। प्रतिभागियों के कार्यों में से एक कैंडी का वितरण था। प्रबंधन ने उन्हें नियमित रूप से मिठाई के डिब्बे दिए, जिन्हें लड़कियों को आसपास के घरों के निवासियों को पेश करना था। शुक्रवार 6 मार्च को कैंडी को स्कूल के बाद ऐसा करना था। स्कूल के बाद वह घर आई, दोपहर का भोजन किया, कुत्ते के साथ खेली और फिर शाम 4 बजे के करीब लगभग 8 डिब्बे कैंडी लेकर बाहर चली गई। कैंडी की योजना सरल थी, निकटतम घरों पर जाना और पड़ोसियों को मिठाइयां बेचने की पेशकश करना। अन्य लड़कियों को भी इस क्षेत्र में बेचना था, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने बीच सड़कों को बांट लिया था ताकि वे एक दूसरे को परेशान न करें। जब कुछ घंटे बीत गए और कैंडी अभी तक वापस नहीं आई थी, तो उसकी मां चिंतित होने लगी। कैंडी को शाम 6 बजे तक घर आना था, लेकिन इस बार वह देर कर रही थी। ये देखते हुए कि बाहर पहले से ही अंधेरा हो रहा था, चिंतित मां ने अपनी बेटी की तलाश करने का फैसला किया। कैंडी जैसे धरती निगल गई थी। दादा ने पूरे पड़ोस की तलाशी ली, लेकिन उनकी पोती कहीं नहीं दिखी। धीरे धीरे परिवार के दोस्त और पड़ोसी मदद करने के लिए खोज में शामिल हो गए। हालांकि सभी प्रयासों के बावजूद कोई सुराग नहीं मिल सका। अंत में कैंडी की मां ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करने का फैसला किया।
इस समय तक अंधेरा हो चुका था और कैंडी के भाग्य के बारे में चिंता बढ़ रही थी। कानून प्रवर्तन अधिकारी तुरंत खोज में शामिल हो गए और स्थानीय निवासियों से पूछताछ शुरू कर दी। यह पता चला कि कैंडी ने केवल एक बॉक्स मिठाई बेची थी। इससे संकेत मिला कि घर छोड़ने के तुरंत बाद कुछ हो सकता था। हालांकि एक निवासी ने दावा किया कि उसने शाम 6:30 बजे के करीब एक साइड स्ट्रीट में कैंडी को देखा था। यह अजीब लगा क्योंकि उस समय कैंडी की मां पहले से ही अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। दादा ने भी एक दिलचस्प अवलोकन साझा किया। जब वह उसी सड़क पर अपनी पोती की तलाश कर रहे थे जिसके बारे में गवाह ने बात की थी, तो वह लगभग एक कार से टकरा गए थे जो तेज गति से गुजर रही थी। चालक यहां तक कि फुटपाथ पर भी चढ़ गया था। दादा नंबर प्लेट नहीं पहचान सके, लेकिन उन्हें याद था कि यह 1953 का हरा फोर्ड था। जांचकर्ताओं ने इस वाहन के लिए एक खोज जारी की, लेकिन उसे खोज नहीं सके। 1 घंटे बाद रात 9 बजे के करीब उन्होंने कई मिठाई के डिब्बे खोजे जो एक पुल के पास सड़क किनारे बिखरे पड़े थे। यह स्पष्ट था कि बॉक्स कैंडी के थे और यह खोज केवल सामान्य चिंता को बढ़ा दी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अपनी खोज इस क्षेत्र पर केंद्रित की और नदी के दोनों किनारों के साथ साथ दोनों तरफ के एक छोटे से जंगल वाले क्षेत्र की छानबीन करना शुरू कर दिया। खोज पूरी रात चली, लेकिन निष्फल रही। सुबह कैंडी के गायब होने की खबरें स्थानीय अखबारों में दिखाई दी और जल्द ही पूरे राज्य के मीडिया ने घटना की रिपोर्ट की। 1959 में अपने घर के पास किसी व्यक्ति का अचानक गायब होना एक असाधारण घटना थी जो बहुत कम होती थी। शहर के निवासी कई वर्षों से ऐसी घटनाओं का सामना नहीं कर रहे थे, इसलिए यह घटना पूरी आबादी में गहरी चिंता का कारण बनी। पहली किरणों के साथ कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अपने खोज अभियान को मजबूत किया और अतिरिक्त बल जुटाए। खोज में घुड़सवार गश्ती दल, ऑफ रोड वाहनों वाले समूह और यहां तक कि सेना भी शामिल थी जो हेलीकॉप्टर द्वारा हवाई निगरानी कर रही थी। स्पोकेन और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी खोज अभियान में शामिल हुए। कुल मिलाकर 1000 से अधिक लोगों ने खोज में भाग लिया, जिसने इस अभियान को देश के इतिहास में सबसे बड़ा बना दिया। खोज क्षेत्र में लड़की के घर के चारों ओर 18 किलोमीटर का दायरा शामिल था, लेकिन उसके निशान नहीं मिल सके। उसी दिन एक और दुखद घटना हुई। एक खोज हेलीकॉप्टर बिजली की लाइनों से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के 5 में से 3 चालक दल के सदस्यों के लिए दुखद परिणाम हुए। परिणामों की कमी के बावजूद खोज अभियान कई दिनों तक जारी रहा। कानून प्रवर्तन अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे थे और एक दूसरे की जगह ले रहे थे, कैंडी को खोजने की उम्मीद में। खोज के पहले दिनों में जांचकर्ताओं को संभावित सुरागों के बारे में लगभग 750 सुझाव मिले। प्रत्येक की सावधानीपूर्वक जांच की गई, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने भी जांच में सफलता नहीं दिलाई। लगभग 2 सप्ताह बाद एक स्थानीय सैन्य अड्डे से 2 सैनिक स्पोकेन के पश्चिम में जंगल में गए। अपनी सैर के दौरान उन्होंने जमीन पर एक बच्चे का जूता देखा, जिसने उन्हें तुरंत कैंडी के गायब होने की याद दिला दी। उनके कई सहयोगियों ने लड़की की खोज में भाग लिया था, इसलिए यह कहानी सभी की जुबान पर थी। खोज के बारे में तुरंत जांचकर्ताओं को सूचित किया गया, जिन्होंने जूता कैंडी के दादा को दिखाया। उन्होंने पुष्टि की कि यह वास्तव में उनकी पोती की चीजें थीं। इसके बाद जंगल में व्यापक खोज अभियान शुरू किया गया। जल्द ही अधिकारियों में से एक ने झाड़ियों में कैंडी को खोज लिया, जो चीड़ की शाखाओं से ढकी हुई थी। विशेषज्ञों ने पाया कि लड़की सांस नहीं ले रही थी। उनका निष्कर्ष था कि इसका कारण उनकी राय में दम घुटना था, जो उसकी अपनी स्कर्ट के एक टुकड़े कपड़े से हुआ था। लड़की पर ऐसे निशान पाए गए जो संकेत देते थे कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध रोका गया था। हालांकि आसपास कोई बलपूर्वक रोकने के उपकरण नहीं मिले। इसके अलावा ऐसे संकेत थे कि कैंडी के साथ अनुचित व्यवहार किया गया था। पास में एक हरे रंग का कार सीट कवर मिला, लेकिन इसका घटना से संबंध स्थापित नहीं किया जा सका। कैंडी के कपड़ों पर अंगूर के चबाने वाले गम की गंध के साथ एक छोटा बैंगनी धब्बा देखा गया।
लेकिन इस विवरण का महत्व भी अस्पष्ट रहा। महत्वपूर्ण सबूतों के बिना जांचकर्ता लगभग अंधेरे में काम कर रहे थे। उन्होंने आने वाले सुझावों की जांच की और सैकड़ों लोगों की संभावित भागीदारी की जांच की, पड़ोसियों से लेकर संदिग्ध व्यक्तियों और पूर्व अपराधियों तक। जल्द ही उनका ध्यान 50 वर्षीय अल्फ्रेड ग्रेव्स पर केंद्रित हो गया। संदेह का कारण असामान्य था। आदमी उसी दिन मर गया जिस दिन कैंडी मिली थी। यह उसकी कार में हुआ, उस जगह से दूर नहीं जहां कैंडी के डिब्बे मिले थे। इसके अलावा वह लड़की के घर से केवल कुछ 100 मीटर दूर रहता था। अल्फ्रेड की कार में उन्हें एक रस्सी और महिलाओं के बाल क्लिप मिले। उसके अपार्टमेंट की तलाशी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों के बारे में कई अखबार की कतरनें मिली। यह पता चला कि कई महिलाओं ने उस पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था और उसकी पत्नी ने यहां तक कि उस पर कैंडी के गायब होने में शामिल होने का संदेह किया था। तथ्यों की इस परेशान करने वाली श्रृंखला के बावजूद जांचकर्ता घटना से अल्फ्रेड के संबंध के लिए कोई ठोस सबूत नहीं पा सके। वे उसे संदेह से मुक्त करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन उसके अपराध की पुष्टि करना भी संभव नहीं था। जांचकर्ताओं ने अपनी जांच जारी रखी और नए संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करते रहे। घटना के कुछ महीनों बाद उनके पास नामों की एक प्रभावशाली सूची थी जो कई पृष्ठों तक फैली हुई थी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने हर एक की गहराई से जांच की, लेकिन हर बार उन्हें शामिल होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। बाद में एक और व्यक्ति ने जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया, ह्यू मोर्स, जिसे 1961 में कई अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। ह्यू से जुड़ा एक दिलचस्प विवरण था। वह लगातार अंगूर का चबाने वाला गम चबाने के लिए जाना जाता था। याद रखें कि कैंडी के कपड़ों पर कुछ ऐसा पाया गया था जो इसी स्वाद के चबाने वाले गम जैसा दिखता था। संदेह का एक और कारण यह था कि कैंडी की घटना के कुछ महीने बाद स्पोकेन में 2 समान मामले सामने आए थे। ह्यू ने बहुत कम उम्र में कानून तोड़ना शुरू कर दिया था। उसे पहली बार एक महिला के प्रति अनुचित व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे कोई कठोर सजा नहीं दी गई थी। उसे केवल सेना से निकाल दिया गया था, जहां वह उस समय सेवा कर रहा था। इसके बाद उसने लॉस एंजल्स में कई अपराध किए, जिसके लिए उसे केवल 6 महीने की जेल हुई। रिहाई के बाद उसने 2 लड़कियों को आइसक्रीम का वादा करके एक दूर दराज के स्थान पर लुभाया। वहां उसने अवैध कृत्य किए, जिसके लिए उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। आश्चर्यजनक रूप से वह जेल की सजा से बच गया। एक चिकित्सा आयोग ने उसमें व्यक्तित्व विकार का निदान किया, जिसके बाद उस व्यक्ति को एक बंद मनोचिकित्सा संस्थान में भेज दिया गया। 2 साल बाद डॉक्टरों ने फैसला किया कि वह ठीक हो गया है और उसे छोड़ दिया। ह्यू स्पोकेन चला गया, जहां उसने अपना अनुचित व्यवहार जारी रखा। नवंबर 1959 में वह एक 28 वर्षीय महिला के घर में घुस गया और गैर कानूनी कृत्य किए। 10 महीने बाद एक 69 वर्षीय महिला के साथ इसी तरह की घटना हुई। इसके बाद उसने शहर छोड़ दिया और अगले कुछ महीनों में महिलाओं और लड़कियों के प्रति अपने अनुचित कृत्यों को जारी रखा। ह्यू देश भर में यात्रा करता रहा, जब तक कि FBI ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे 10 सबसे वांछित व्यक्तियों की सूची में रखा गया और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसे कई उम्र कैद की सजा सुनाई और ह्यू ने जेल में अपनी यातनाओं को खत्म करने का एक निराशाजनक प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। कैंडी के मामले के जांचकर्ताओं ने उससे कई बार मुलाकात की, लेकिन ह्यू ने किसी भी शामिल होने से इनकार किया। उसने यहां तक कि एक लाई डिटेक्टर टेस्ट भी दिया, जिसने उसकी ईमानदारी दिखाई। हालांकि ऐसे परीक्षण अविश्वसनीय हैं और उनका कोई कानूनी महत्व नहीं है। ह्यू के अतीत और उस समय स्पोकेन में उसकी उपस्थिति को देखते हुए वह मुख्य संदिग्ध बना रहा, हालांकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। 49 वर्षीय हॉवर्ड बार्नेट ने भी ध्यान आकर्षित किया। फरवरी 1960 में उसे एक नाबालिग के प्रति अनुचित व्यवहार के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों बाद
स्पोकेन थाने की एक कोठरी में हॉवर्ड के साथ एक दुखद घटना हुई। इससे पहले उसने दीवार पर एक संदेश छोड़ा था, मैंने प्रभु के सामने एक पाप किया है। उसकी पत्नी, जिसे घटना के बाद ही गिरफ्तारी के बारे में पता चला, ने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि क्या यह उस लड़की से संबंधित था जिसका अर्थ कैंडी था। जांचकर्ताओं ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी हॉवर्ड संदिग्धों की सूची में बना रहा, आंशिक रूप से इसलिए कि वह लापता लड़की के पड़ोस में रहता था। पुलिस ने वर्षों तक जांच जारी रखी, नई जानकारी एकत्र की और अन्य संदिग्धों की जांच की। एक दिन एक महिला ने संपर्क किया जिसने दावा किया कि उसने कैंडी के गायब होने के दिन एक हरी कार देखी थी जो लड़की का पीछा कर रही थी। जांचकर्ताओं ने इस वाहन की गहन खोज की, लेकिन बिना किसी सफलता के। आने वाले वर्षों में यह मामला बार बार कानून प्रवर्तन एजेंसियों के ध्यान में आता रहा, लेकिन हर बार जांच गतिरोध में पहुंच जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि जांचकर्ताओं को न केवल नए सुराग खोजने पड़े, बल्कि झूठे इकबालनामों को भी स्पष्ट करना पड़ा। पूरी जांच के दौरान 13 लोगों ने कैंडी के गायब होने में शामिल होने का दावा किया, लेकिन हर मामले में पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि ये लोग उन्हें गुमराह कर रहे थे। उनमें से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दे सका जो केवल वास्तविक अपराधी को ज्ञात होती, और वे अधिकतम समाचार पत्र के लेखों से तथ्यों को दोहराते थे। आश्चर्यजनक रूप से यह घटना कई उच्च प्रोफाइल मामलों के लिए विशिष्ट है। लोग पुलिस के पास आते हैं और उन अपराधों की जिम्मेदारी लेते हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं। जांच के दौरान पुलिस विभाग में कई जांचकर्ता बदले गए और हर एक को उम्मीद थी कि वही इस पहेली को सुलझा लेगा। कैंडी का मामला न केवल उनके शहर में बल्कि पूरे राज्य में सबसे अधिक चर्चित और रहस्यमय मामलों में से एक बन गया। इस घटना ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इस घटना से पहले माता पिता को अपने बच्चों को अकेले खेलने देने में कोई संकोच नहीं था, लेकिन घटना के बाद कई लोगों ने सुरक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किया। 2000 के दशक की शुरुआत में जांच फिर से शुरू की गई और एक नए जांचकर्ता ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने का फैसला किया। सौभाग्य से 1959 में पुलिस अधिकारियों ने सभी सबूतों को सही तरीके से एकत्र और संरक्षित किया था, इसलिए विशेषज्ञ कैंडी के कपड़ों पर एक पुरुष के निशान खोज सके। लंबे समय तक संग्रहण के कारण विश्लेषण बेहद कठिन था। फिर भी मेहनती काम के बाद विशेषज्ञ एक डीएनए प्रोफाइल बनाने में सफल रहे, जिसे तुरंत एफबीआई डेटाबेस में डाल दिया गया। दुर्भाग्य से कोई मिलान नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने प्रोफाइल की तुलना कई संदिग्धों के नमूनों से भी की, लेकिन वे यहां भी असफल रहे। उनमें से कोई भी कैंडी के गायब होने में शामिल नहीं था। इन सभी वर्षों में कई लोग मानते थे कि ह्यू मोर्स इस मामले में शामिल था, लेकिन जांच के परिणामों ने उसकी गैर भागीदारी दिखाई। नतीजतन जांच एक बार फिर गतिरोध में पहुंच गई। जांचकर्ताओं के पास कैंडी की घटना से संबंधित आनुवंशिक सामग्री थी, लेकिन वे लंबे समय तक मालिक की पहचान नहीं कर सके। स्थिति 2021 में बदल गई जब मामला फिर से खोला गया। एक नए जांचकर्ता ने एक उन्नत डीएनए विश्लेषण विधि लागू करने का फैसला किया, आनुवंशिक वंशावली। इस तकनीक ने कई जटिल मामलों को सुलझाने में मदद की और जांचकर्ता को उम्मीद थी कि यह सबसे लंबी जांचों में से एक को समाप्त करने में मदद करेगी। उन्होंने कई विशेष प्रयोगशालाओं से संपर्क किया, लेकिन एक बाधा का सामना करना पड़ा। विधि को लागू करने के लिए मूल डीएनए नमूने की जांच करना आवश्यक था। विभिन्न प्रयोगशालाओं में इसे करने के प्रयास असफल रहे। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि आवश्यक जानकारी निकालने के लिए नमूना बहुत क्षतिग्रस्त था। जांचकर्ता ने एक अंतिम प्रयास करने का फैसला किया और एक और प्रयोगशाला से संपर्क किया। उसके लिए अप्रत्याशित रूप से इसने एक सफलता की ओर अग्रसर किया। विशेषज्ञ अत्याधुनिक उपकरण का उपयोग करके नमूने की जांच करने और आवश्यक प्रोफाइल बनाने में सफल रहे। फिर उन्होंने डेटा को आनुवंशिक डेटाबेस में अपलोड किया और डीएनए के मालिक के दूर के रिश्तेदारों की खोज शुरू की। मेहनती काम में हजारों प्रोफाइल की जांच करने के बाद उन्होंने खोज को एक विशिष्ट परिवार तक सीमित कर दिया।
आगे के विश्लेषण ने दिखाया कि नमूना सबसे अधिक संभावना 3 भाइयों में से एक का था। हालांकि एक कठिनाई पैदा हो गई। इस समय तक वे सभी दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं रहे थे। फिर भी शोधकर्ताओं और जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि भाइयों में से एक की एक बेटी थी और उन्होंने तुरंत उससे संपर्क किया। महिला कैंडी की घटना में अपने पिता की संभावित संलिप्तता के संदेह से स्तब्ध थी। सदमे के बावजूद उसने जांच में मदद करने के लिए बिना हिचकिचाहट सहमति दे दी। बेटी का आनुवंशिक विश्लेषण कैंडी के कपड़ों पर पाए गए जैविक पदार्थ के साथ निकट संबंध दिखाता था। यह जानकारी जांच की कुंजी बन गई। नई जानकारी के साथ जांचकर्ताओं ने एक न्यायाधीश से जॉन हॉफ, महिला के पिता, की कब्र की जांच करने की अनुमति मांगी। घटना के 6 दशक बाद शामिल व्यक्ति की पहचान करने में सफलता मिली। जॉन का डीएनए विश्लेषण पहले पाए गए सबूतों से पूरी तरह मेल खाता था। दिलचस्प बात यह है कि कानून प्रवर्तन के पास इन सभी वर्षों में कई सिद्धांत थे, लेकिन जॉन हॉफ कभी भी संदिग्धों में नहीं था। उसके अतीत की जांच ने अन्य अवैध गतिविधियों में उसकी भागीदारी का खुलासा किया। कैंडी के गायब होने के समय वह 20 साल का था और उसके घर के पास रहता था। जॉन ने एक सैन्य अड्डे पर अपनी सेवा की, जो लापता कैंडी के मिलने की जगह के पास था। 2 साल बाद उसने एक महिला के खिलाफ अवैध कृत्य किए, जिसमें शारीरिक हिंसा का प्रयोग किया और उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया। सौभाग्य से पीड़ित बच निकली। इस अपराध के लिए उस व्यक्ति को एक छोटी जेल की सजा दी गई। इस घटना के कारण उसे सेना से निकाल दिया गया। रिहाई के बाद जॉन ने एक परिवार बनाया और 4 बच्चों का पिता बना, 2 लड़के और 2 लड़कियां। उस समय से उसने कानून प्रवर्तन का ध्यान आकर्षित नहीं किया और एक सामान्य जीवन जीता। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि इस मुखौटे के पीछे एक अंधेरा अतीत छिपा था, जिसके बारे में वर्षों तक किसी को पता नहीं था। अपने करियर के दौरान जॉन ने कई नौकरियां बदलीं। एक बार एक खाद्य पैकेजिंग कंपनी में काम करते समय रसायनों के संपर्क में आने से उसे चेहरे पर गंभीर चोट लगी। यह निशान हमेशा के लिए उसके साथ रहा। जॉन का जीवन जून 1970 में समाप्त हो गया, कैंडी की दुखद घटना के 11 साल बाद। जॉन ने बिना कोई स्पष्टीकरण छोड़े स्वेच्छा से दुनिया को छोड़ दिया। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि कैंडी संभवतः उसे जानती थी। यह पता चला कि कैंडी उसकी छोटी बहन की दोस्त थी, जो उस समय 10 साल की थी। वर्षों बाद जॉन की बहन ने जांचकर्ताओं को याद दिलाया कि कैसे उसने अपनी दोस्त के गायब होने के बाद अपने भाई की बाहों में सांत्वना पाई, यह नहीं जानते हुए कि वह घटना में शामिल था। दुर्भाग्य से कैंडी के माता-पिता उस क्षण तक जीवित नहीं रहे जब अपराधी की पहचान की गई। कैंडी की मां का 2006 में निधन हो गया और उसके पिता दुख को सहन नहीं कर सके और 1963 में त्रासदी के 4 साल बाद इस दुनिया को छोड़ गए। फिर भी यह मामला अंततः समाप्त हो गया और इतिहास में सबसे लंबी जांचों में से एक बन गया। 62 वर्षों तक न केवल विभिन्न जांचकर्ताओं ने, बल्कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों की पूरी पीढ़ियों ने इस पर काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां मामले के समाधान की घोषणा की गई, केवल एक अधिकारी मौजूद था जो 1959 में जांच में शामिल था। उसने इस क्षण को देखने और सच्चाई जानने की अनुमति देने के लिए नियति के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। जहां तक जॉन की बेटी का सवाल है, उसने शुरू में यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका पिता इस भयानक घटना में शामिल था। बाद में जब उसने सच्चाई को स्वीकार किया, तो महिला ने अपने पिता को एक राक्षस कहा जिसने अपूरणीय क्षति पहुंचाई थी। उसने यह भी खेद व्यक्त किया कि उसे जीवित रहते जवाबदेह नहीं ठहराया गया था।